हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 मई 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। पैन जेनोम क्या है? आपके पास ऑप्शन है यह एक नए और अधिक विविध डीएनए ब्लूप्रिंट को संदर्भित करता है जो मानव स्वास्थ्य और बीमारियों की हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी है स्पाईवेयर के प्रकार जिसने हाल ही में यूएसए बैंक पर हमला किया है। ऑप्शन सी है अफ्रीकी महाद्वीप में फैले वायरस के प्रकार। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह एक नए और अधिक विविध डीएनए ब्लूप्रिंट को संदर्भित करता है जो मानव स्वास्थ्य और बीमारियों की हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग ने एक अत्याधुनिक उपकरण प्राप्त किया है जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है मैक्स 4325। ऑप्शन बी है टैक्स TEX 5000। ऑप्शन सी है OFDA 4000। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा OFDA 4000। कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग ने एक अत्याधुनिक उपकरण प्राप्त किया है जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा OFDA 4000। नेक्स्ट आते हैं, एकीकृत चिकित्सा इंटीग्रेटेड मेडिसिन के क्षेत्र में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किस संस्था और आयुष मंत्रालय ने हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग। ऑप्शन बी है ICMR। ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन डी है नाबार्ड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ICMR। और ICMR का मतलब क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंटीग्रेटेड मेडिसिन के क्षेत्र में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किस संस्था और आयुष मंत्रालय ने हाथ मिलाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ICMR और आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है, GRID 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में आपदाओं से विस्थापित होने वालों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। और GRID का मतलब क्या हुआ? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आते हैं, एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे समयनिष्ठ के रूप में मान्यता दी गई है? आपके पास ऑप्शन है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे समयनिष्ठ पंक्चुअल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और यहाँ से एक और पॉइंट याद रखो, हैदराबाद एयरपोर्ट इज़ द ओनली एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द 90% मार्क। 90% मार्क को क्रॉस करने वाला एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं, सिडनी आइलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है एशिया। ऑप्शन बी है यूरोप। ऑप्शन सी है अफ्रीका। ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। सिडनी आइलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, न्यूज में क्यों बना हुआ है। अंटार्कटिका इज एन important laboratory for research into the global impact of the industrialized world। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका is an important laboratory for research into the global impact of the industrialized world। For example, समुद्री अंटार्कटिक में सिडनी द्वीप पर झीलों ने संभवतः पृथ्वी पर कहीं भी पाई जाने वाली क्षेत्रीय जलवायु के लिए सबसे तेज स्थानीय प्रतिक्रिया दिखाई है। 15 वर्षों में
औसत झील का तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जबकि आसपास के समुद्रों में तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को स्थिर और मजबूत करने के एक और प्रयास को चिन्हित करते हुए एक स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा लॉन्च की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिम्बाब्वे ने, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है डेनमार्क। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिम्बाब्वे। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को स्थिर और मजबूत करने के एक और प्रयास को चिन्हित करते हुए एक स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा लॉन्च की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट आते हैं, इसाक नदी कोयला खदान, इसाक रिवर कोयल माइन किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसाक रिवर कोल माइन किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथोनी नॉर्मन अल्बनीज, और इनकी पार्टी का नाम है ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी। स्कैरी बारबी क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुपर मासिव ब्लैक होल, ऑप्शन बी है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन सी है सबमरीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुपर मासिव ब्लैक होल है। स्कैरी बारबी क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुपर मासिव ब्लैक होल। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसका एक और नाम है, जो दूसरा नाम है इसका ZTF-20ABRBEI, और वैसे क्या नाम है? स्कैरी बारबी। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक यात्री कारों की 30% बिक्री पैठ हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने ई रेट्रोफिटमेंट उद्योग के उभरने का मार्ग प्रशस्त किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2025 तक, ऑप्शन बी है 2040 तक, ऑप्शन सी है 2030 तक, ऑप्शन डी है 2045 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2030 तक। किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक यात्री कारों की 30% बिक्री पैठ हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने ई रेट्रोफिटमेंट उद्योग के उभरने का मार्ग प्रशस्त किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2030 तक। अच्छा, ई रेट्रोफिटमेंट का मतलब क्या हुआ? तो जो डीजल या पेट्रोल की गाड़ी है उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करना। नेक्स्ट आते हैं, एक पॉइंट और याद रखो, आईआईटी दिल्ली और स्टार्टअप टैडबोल प्रोजेक्ट्स के सहयोग से भारतीय सेना सेल ने सैन्य जिप्सियों के इलेक्ट्रिक वाहनों में सफल रूपांतरण का प्रदर्शन किया। किसने? तो आईआईटी दिल्ली और स्टार्टअप कंपनी स्टार्टअप टैडबोल प्रोजेक्ट्स के सहयोग से भारतीय सेना सेल ने सैन्य जिप्सियों के इलेक्ट्रिक वाहनों में सफल रूपांतरण किया, और इसी को हम लोग कहते हैं ई रेट्रोफिटमेंट। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है भोपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भोपाल। हाल ही में कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के लोकलाइजेशन स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश को। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 17 जून 2023 को विज्ञान भवन में प्रदान किया जाएगा, जहां 11 श्रेणियों के 41 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 41 विजेताओं को, और कितनी कैटेगरी में? 11 श्रेणियों में। नेक्स्ट आते हैं,
22 से 24 मई तक किस शहर ने तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेज़बानी की है? आपके पास ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीनगर। किस शहर ने तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेज़बानी की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीनगर ने। और इसके अलावा एक साइड इवेंट हुआ था जिसे कहते हैं प्रोमोटिंग इनक्रेडिबल इंडिया थ्रू फिल्म टूरिज्म। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 के 5वें संस्करण की मेज़बानी किस शहर को करनी है? आपके पास ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है उदयपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 के 5वें संस्करण की मेज़बानी किस शहर को करनी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। दिसंबर में होने वाला है और इसकी थीम क्या है? इमर्जिंग चैलेंज इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा। तो फोकल थीम क्या है? फोकल थीम है 2023 की इमर्जिंग चैलेंजेज इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने हाल ही में 1 जून को 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू करने की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन ए सिडबी ने, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, RBI ने। किस संस्था ने 100 डेज 100 पेज, हिंदी में बोलेंगे 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, RBI ने। भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? पहली बार दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है अनूप भटनागर, ऑप्शन बी है जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन सी है शोभना बनर्जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जयंत विष्णु नार्लिकर। भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जयंत विष्णु नार्लिकर को। और ये अवार्ड कौन देती है? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और ये पहली बार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने हाल ही में अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने और देश की रक्षा मुद्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सोरिंग ईगल अभियान शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। सिंपली आपको याद रखना है कि जो सोरिंग ईगल एक्सरसाइज है किस देश का है? दक्षिण कोरिया का एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आते हैं, एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस देश में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना बढ़ गया है? आपके पास ऑप्शन है कनाडा में, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस देश में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना बढ़ गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कनाडा में। नेक्स्ट आते हैं, समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट आते हैं, बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम में। और एक करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है, असम गवर्नमेंट टू ओपन ट्रेडिशनल पाथ ऑफ वाइल्ड एनिमल फ्रॉम काजीरंगा टू ओरांग नेशनल पार्क वाया बुरा चापोरी सेंचुरी, इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं,
कौन सा देश NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी भारत। NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। और कब लॉन्च होगा? इसरो करेगा लॉन्च 29 मई को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले इसरो लॉन्च करेगा, क्या नाम है? NVS-01। कौन से व्हीकल से लॉन्च करेगा? तो GSLV F12 से। ठीक है, कहाँ से लॉन्च करेगा? श्रीहरिकोटा से। इसके अलावा GSLV का मतलब क्या हुआ? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का मतलब क्या हुआ? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो NVS-01 है क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट है और इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। और इसका वेट कितना है ये भी याद रखना है आपको कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। किसके द्वारा? GSLV के द्वारा, GSLV F12 के द्वारा। और इस सैटेलाइट का वेट कितना है? तो 2232 kg है। वेट भी याद रख लो, पूछ सकते हैं एग्जाम में। और जो NVS-01 है यह भारतीय नक्षत्र सेवाओं, जी शॉर्ट में बोलते हैं नाविक। नाविक का मतलब, अच्छा नाविक के बारे में जान लो। नाविक का मतलब क्या हुआ? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। और नाविक क्या है? भारत का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। पहले इसे नाविक को किस नाम से जानते थे? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब किस नाम से जानते हैं? नाविक के नाम से। तो NVS-01 भारतीय नक्षत्र सेवाओं के साथ नेविगेशन के लिए परिकल्पित दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। और जो नाविक है यह 2 सर्विस ऑफर करता है। एक है आपका SPS, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस फॉर सिविलियन यूजर, और दूसरा जो करता है RS, रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। ये किसके लिए करते हैं? स्ट्रेटजिक यूजर के लिए, जैसे आर्मी हुआ अपने देश का, तो इनके लिए है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस शॉर्ट में बोलते हैं RS। किनके लिए होता है? स्ट्रेटजिक यूजर के लिए। और जो स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस होता है फॉर सिविलियन यूजर। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसरो का ये चौथा मिशन है जो NVS-01 लॉन्च होगा 29 मई को। इसरो का चौथा मिशन है। इससे पहले जो पहला था आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च हुआ था फरवरी में। फिर इसके बाद लॉन्च हुआ वन वेव LVM-3 वन वेव मिशन, इंडिया 2 मिशन, ये आपका लॉन्च हुआ था मार्च में। और PSLV C-55 से जो टेलियोस 2 लॉन्च हुआ था, ये आपका हुआ था अप्रैल में। और जो 29 मई को लॉन्च होगा NVS-01, ये आपका चौथा होगा। और ये क्या करेगा? इट इज़ डिजाइन टू रिप्लेस द IRNSS-1G सैटेलाइट। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 2016। तो जो NVS-01 है ये किसे रिप्लेस करेगा? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो IRNSS-1G सैटेलाइट को, और इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। नेक्स्ट आते हैं, कुछ स्टैटिक MCQ है जिसका संबंध करंट अफेयर से है और कुछ करंट अफेयर भी होंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है आपका वन्यजीव अभयारण्य, दूसरी तरफ राज्य। तो तामसा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। आपको बताना है कितने पेयर सही है। आपके पास ऑप्शन है ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी है 2 पेयर, ऑप्शन सी है 3 पेयर ओनली, ऑप्शन डी है ऑल पेयर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे क्या मेंशन है? महाराष्ट्र में है। तो पहला आपका तो सही है, दूसरा क्या है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। तो गांधी सागर वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे क्या गिवन है? गुजरात में। तो ये गलत हो गया आपका। सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है, और यहाँ क्या मेंशन है? पश्चिम बंगाल में। सतकोसिया आपका है उड़ीसा में, और यहाँ क्या मेंशन है? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी गलत हो गया। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में। वर्धा वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? गुजरात में। और यहाँ पे क्या मेंशन है? राजस्थान में। तो ये भी गलत हो गया। तो बस एक ही पेयर से ये है ना, पहला वाला तानसा वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 पेयर ओनली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं,
जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो पहला स्टेटमेंट है, यह जुपिटर के उपग्रहों के कई फ्लाईबाई बनाने के लिए एक कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? कि यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? यह गैनीमेड के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र और जोवियन मैग्नेटोस्फीयर के साथ इसके इंटरेक्शन का अध्ययन करेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 ओनली। पहला क्यों गलत है? तो पहला इसलिए गलत है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, और यहाँ पे क्या मेंशन है? कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, तो जो कि गलत है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला है आपका वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और पूछताछ और सुधार की भावना, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म का विकास करना, तो पहला आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, तो ये भी आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज। डी क्या है? देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। जो 10 मौलिक कर्तव्य थे फंडामेंटल ड्यूटीज 42वें संशोधन के साथ आया, और 2002 में 86 संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया। एक कर्तव्य कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, हालांकि एक अदालत किसी मामले पर फैसला सुनाते समय इन्हें ध्यान में रख सकती है। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 51A में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 है। जो 10 है 42वें संशोधन के साथ आया, और 2002 में 86 जो संशोधन हुआ था इसके द्वारा 11वां जोड़ा गया। और ये जो होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, हालांकि एक अदालत किसी मामले पर फैसला सुनाते समय इन्हें ध्यान में रख सकती है। और कौन कौन से है फंडामेंटल ड्यूटीज? तो पहला है आपका संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए। बाकी PDF मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। चौथा है देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, फंडामेंटल ड्यूटीज है। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। छठा है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। आठवां है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और पूछताछ और सुधार की भावना विकसित करना। 9th है आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच सके। और जो 11वां है बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, तो ये आपका है 11वां। Who is parent या guardian to provide opportunities for education to his child, या as the case may be a ward between the age of 6 and 14 year। नेक्स्ट आते हैं वेब 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। दूसरा है इसमें विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप और स्मार्ट अनुबंध बनाने और उपयोग करने की क्षमता है। तीसरा है उपयोगकर्ताओं का डेटा मुख्य रूप से फेसबुक और गूगल जैसे बड़े निगमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये आपका बिल्कुल सही है। यह पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है।
इसका मतलब क्या हुआ, पे टू पे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो डाटा को कंट्रोल कौन करेगा, यूजर कर सकता है। यूजर डिसाइड करेगा डाटा को कंट्रोल कैसे करना है, किसे शेयर करना है। इसे बोलते हैं पीर टू पीर ट्रांजेक्शन एंड इंटरेक्शन। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। वेब 3 के बारे में बात हो रही है तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, इसमें विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन और स्मार्ट अनुबंध बनाने और उपयोग करने की क्षमता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वेब 3 हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट एंड यूज डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन DApp एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, उपयोगकर्ताओं का डेटा मुख्य रूप से फेसबुक और गूगल जैसे बड़े निगमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये गलत है। ये आपका था वेब 2 में, ठीक है, तो ये गलत है। तो कौन सा सही है, ओनली 1 और 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1 और 2। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका, अपीलीय क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से जुड़े विवादों पर निर्णय लेने की विशेष शक्ति है। दूसरा है, सलाहकार क्षेत्राधिकार में राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने की शक्ति है। तीसरा है, मूल क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों से अपील सुनता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 3 काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन। एक आपका ओरिजिनल, एक होता है एपिलेट और एक होता है एडवाइजरी। ओरिजिनल को हिंदी में बोलते हैं मून, एपिलेट को अपीलीय और एडवाइजरी को सलाहकार। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, असाधारण मूल क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों पर निर्णय लेने की विशेष शक्ति है, जिसमें राज्य और केंद्र शामिल है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले हैं। तो कौन से जुरिस्डिक्शन में शामिल है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है अपीलीय क्षेत्राधिकार में, लेकिन होगा यहाँ पे होगा क्या, मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो पहला गलत हो गया ना। दूसरा क्या है, सलाहकार क्षेत्राधिकार एडवाइजरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सलाहकार क्षेत्राधिकार में राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने की शक्ति है, तो सेकंड सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या है, मूल क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों से अपील सुनता है, ये गलत है। गलत क्यों है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों से अपील सुनता है, ना कि मूल क्षेत्राधिकार में। तो ये आपका जो थर्ड है वो भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सही है आपका। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 ओनली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपको बताना है, यहाँ पे खनिज का नाम गिवन है फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन B12, आयरन, पोटेशियम। ऊपर दिए गए खनिजों में से कौन सा फोर्टिफाइड चावल में मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 ओनली। फॉलिक एसिड होता है, जिंक होता है, विटामिन B12 भी होता है, आयरन भी होता है, पोटेशियम नहीं होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4 ओनली। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ टेम्पल का नेम गिवन है, दूसरी तरफ स्टेट है। तो जो पहला है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। दूसरा क्या है, मुक्तेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। तो देखो पहला जो युग्म है बिल्कुल सही है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पे, कर्नाटक में है, तो एक पेयर सही हो गया आपका। मुक्तेश्वर मंदिर ये आपका है उड़ीसा में, उड़ीसा में ना कि महाराष्ट्र में, तो ये गलत हो गया। और बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, तो ये भी सही है। तो मतलब क्या हुआ, 2 पेयर सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 पेयर ओनली। यहाँ पे डिटेल में गिवन है, PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, PDF से टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की कि कर्नाटक में बेलूर
हेलेवेड और सोमनाथपुरा के होयसाला मंदिर वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन है। नेक्स्ट आते हैं, कोंगथोंग गांव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, यह भारत बर्मा सीमा के पास नागा पहाड़ियों पर स्थित है। दूसरा है, इसे जिंगरवाई लोबे की अनूठी परंपरा के लिए वेस्लिंग गांव के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा, इस गांव में रहने वाले लोग सेंग खासी जनजाति के हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला है, यह भारत बर्मा सीमा के पास नागा पहाड़ियों पर स्थित है, तो ये गलत है। बाकी दोनों सही है। जो कोंगथोंग विलेज है इज लोकेटेड इन द ईस्ट खासी हिल इन मेघालय, और यहाँ पे क्या गिवन है? नागा पहाड़ी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी जो सेकंड है और थर्ड है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट आते हैं, 7200 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा रूस और ईरान के माध्यम से किस देश के बीच एक परिवहन गलियारा बनाना था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। 7200 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा रूस और ईरान के माध्यम से किस देश के बीच एक परिवहन गलियारा बनाना था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओसाका विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज में प्रोफेसर एमेरिटस टोमियो मिज़ोकामी से मुलाकात की, जो हिंदी और पंजाबी भाषाओं के लेखक और भाषाविद हैं। मिज़ोकामी को 2018 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है पद्म भूषण, ऑप्शन डी है पद्म विभूषण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पद्मश्री। सिंपली आपको याद रखना है, एमेरिटस टोमियो मिज़ोकामी को पद्म पुरस्कार कौन से साल में मिला था? तो आंसर क्या होगा? पद्मश्री कब मिला था? 2018 में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक आगे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।